नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी के वीडियोस में। और ये वीडियो आप लोगों की एक विशेष जानकारी के लिए है। क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि जो पिछले दिसंबर में, इसी दिसंबर में जो 2024 का दिसंबर था, सरकार ने कहा था कि हम 2.5 लाख भर्तियों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है। जो शासकीय विभागों में अभी आप देखेंगे हलचल है, दो चीजों की हलचल काफी तेजी से हो रही है। उनमें से एक जो प्रमोशन पे रिजर्वेशन वाला मैटर है, उसको क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारी भर्तियां क्या है, होल्ड में है। और होल्ड में कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिनमें ज्यादा पद नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, तो वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। प्लस जो बड़े पद हैं, संख्या वाले पद हैं, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं कारण, एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो प्रमोशन पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ 27-13 का एक मैटर चल रहा है, वो है ही। तो मध्य प्रदेश में जो वैकेंसियों के रुकने के मूल कारण है, वो दो हैं। पहला प्रमोशन पे रिजर्वेशन, दूसरा जो 27-13 का एक ये विषय चल रहा है, वो अलग है। तो इन दोनों विषयों के कारण, अब इन दोनों विषयों के कारण क्या हो रहा है कि कई बार रिजर्वेशन के इशूज की वजह से वैकेंसियों में क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई समस्या आ रही, कोई ना कोई नियम कहीं ना कहीं पे कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हो गया है कि अब हमारे यहाँ वैकेंसी भी ज्यादा हो गई है और सरकार को उन पदों को भरना है। तो अब क्या हो गया है कि जो हमारे यहाँ संस्थान, इंस्टीट्यूशन है, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, उनमें एक अपना एमपीपीएससी है। इसके जो राजपत्रित अधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके बाद हमारे पास व्यापम है, ईएसबी है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी सरकार को चाहिए होते हैं, विभागों को चाहिए होते हैं, उनको क्या करते हैं, कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं परीक्षाओं के माध्यम से। तो ये हमारे यहाँ दो परीक्षाएं, यानी चयन करने वाली दो संस्थाएं हैं। तो अब क्या हो गया है कि इनके पास लगातार क्या हो रहा है कि इनके ऊपर लोड बढ़ रहा है। कई बार इन्हें 5-5 वैकेंसी के लिए भी वही पूरी कंप्लीट प्रोसेस करानी पड़ती है। ठीक है। अभी जैसे आईटीआई प्रिंसिपल्स की बहुत सारी वैकेंसी अभी आई थी, जिनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन एक एक दो दो वैकेंसी के लिए भी अभी कुछ निकाली है। आपने देखा होगा पीएससी ने 5-5 वैकेंसी अभी निकाली है, 7 वैकेंसी है, कुछ में तो केवल एक है। लेकिन क्या उस एक वैकेंसी के लिए भी उसको एग्जाम तो कंडक्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस वही हो जाती है, फॉर्म भरने से लग सब कुछ। तो आयोग के लिए भी वही प्रोसेस हो जाती है, सेम प्रोसेस स्टूडेंट के लिए भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी परीक्षाओं के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। अब आप जाएंगे अन्य राज्यों में या केंद्र सरकार के जो संस्थान है, यूपीएससी है, आप एसएससी में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि वहां एग्जाम एक होता है, लेकिन अलग अलग विभागों के लिए क्या होती है कि वहां पर नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है। अलग अलग विभागों को क्या किया जाता है कि नंबर के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से उसको क्या कर दिया जाता है, आपको अलॉटमेंट मिलता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए जो आज की एक न्यूज आई है, वो ये कहती है कि आयोग जो है क्या करने वाला है, आयोग ये करने वाला है कि हमारे यहाँ जो वैकेंसीज अब भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, वो किस प्रकार से भरे जाएंगे। अब वो लोग क्या करने का मूड में है आयोग, कि हम, वो ये कह रहा है कि हम अब क्या करेंगे कि एक प्रॉपर हम कैलेंडर जारी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, कैलेंडर की है। ठीक है। और इसकी डिमांड लगातार छात्रों के द्वारा की भी जा रही थी कि भाई आप ठीक है, भर्तियां करते हो करो, लेकिन कम से कम हमें समय से बता तो दो कि आप किस प्रकार से करोगे। कैलेंडर आप अपना एक जारी कर दो कि कैलेंडर क्या रहेगा आपका, कब भर्तियां होंगी, ताकि छात्र उसकी क्या कर सके, तैयारी कर सके। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अब क्या किया है, अब क्या करने जा रहा है आयोग, अब वो ये करने जा रहा है कि अब जो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी विभाग होते हैं जो कॉमन में, मतलब एक तरह से आप ये कहो कि बहुत सारे ऐसी वैकेंसियां होती हैं जो एक ही विभाग की होती हैं, लेकिन उनका जो एक तरह से आपको रैंक कहो, अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, अब यदि विश्वविद्यालय में उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट भी भरनी है, साथ ही साथ उसी विश्वविद्यालय में उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट भरनी है, उसी विश्वविद्यालय में उसको स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी पोस्ट भरनी है, डायरेक्टर्स की। तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो वित्त विभाग कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। ठीक है। वहां पर भी रजिस्ट्रारों की भर्ती की जाती है। ठीक है। तहसीलों में भी रजिस्ट्रारों की भर्ती की जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ रजिस्टर, यानी एक तरह से आपके रजिस्ट्रार की भर्तियां निकलती हैं। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय में भी अलग अलग से प्रशासनिक अधिकारियों की सरकार को आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भर्तियां निकलती हैं। अब बात करोगे कि जो हमारे यहाँ का पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, उसमें इंजीनियर भी होते हैं, सिविल इंजीनियर भी होते हैं, एई होते हैं, जेई होते हैं। साथ ही साथ वहां पर अभी हाल ही में एक जो हमारे यहाँ रेरा होता है, रेरा के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है। तो अब इनके सबके एग्जाम अलग अलग होते हैं।
तो अब एग्जाम अलग होने की वजह से क्या होता है, छात्रों के फॉर्म भरने के अलग अलग पैसे लगते हैं, जेई के भी लगते हैं, एई के भी लगते हैं, फिर इसके बाद रेरा में भी यदि कि संपत्ति कर अधिकारी की पोस्ट निकली है तो उसके भी लगते हैं, है तो डिपार्टमेंट एक ही। तो अब आयोग का ये कहना है कि यदि कोई वैकेंसी सेम सेगमेंट की है ना, हम क्या करेंगे कि अब हम कैलेंडर जारी करेंगे। जिस प्रकार से यूपीएससी में क्या होता है कि यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको क्या मिलता है, आईएएस कैडर मिलता है, फिर आईपीएस मिलता है, आईआरएस मिलता है, फिर आईएफएस मिलता है, इसके बाद रेलवे सर्विस भी मिलता है, पोस्टल सर्विस भी मिलता है। ऐसे आप देखेंगे तो सर्विसेज क्या होती हैं, अलॉटमेंट होते हैं वरीयता क्रम नंबर के हिसाब से, आप पहले अपना भर देते हो प्लस आप ऑप्शन चूज करते हो, साथ ही साथ उस नंबर के हिसाब से आपको क्या किया जाता है, वरीयता क्रम के हिसाब से आपको अलॉटमेंट किया जाता है। तो अब आयोग भी यही करने जा रहा कि वो ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि भाई अभी हमें क्या हो रहा है, हमने बताया ना कि उसको हर विभाग के लिए परीक्षाएं लेनी पड़ रही। अब वो सभी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन परीक्षा लेगा, उसमें विभागावार जो उनका एक कैडर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वो क्रम डिसाइड कर देगा। आपको ऑप्शन चूज करना है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर रहे हैं, आप पेपर देंगे। तो पहली बचत तो क्या हुई, आपकी फॉर्म भरने की बचत हुई। दूसरी बचत क्या हुई, आयोग को ये जो साल भर उसका शेड्यूल बार बार बनता बिगड़ता है वो बने बिगड़ेगा नहीं। एक कॉमन एग्जाम होगा, वो डेट डिसाइड कर देगा, समय डिसाइड कर देगा, हम किस समय लेंगे, तो सभी विभाग करेंगे अपनी पोस्टों को वहां पे क्या किया करेंगे, भेज दिया करेंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अभी तक पीएससी साल भर 23 परीक्षाएं लेता था उसकी जगह अब सिर्फ 10 लेगा, ईएसबी 28 की बजाय 6 परीक्षाएं लेगा। परीक्षाएं लेने का मतलब यह है कि जैसे इंजीनियरिंग सेवा से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं होंगी, अब आयोग क्या करेगा कि इंजीनियरिंग सेवा का एक परीक्षा डिसाइड कर देगा। उस समय पे वो इंजीनियरिंग सेवा का जब पेपर लेगा तो उस कैडर में आने वाले सभी लोगों को क्या कर लेगा, सम्मिलित कर लेगा। आपके नंबरों के हिसाब से क्या करेगा, आपको अलॉटमेंट देगा। काउंसलिंग जैसे हम लोगों की कॉलेज में होती थी वैसी काउंसलिंग की तरह का आप ये मान के चलो कि यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको ए की पोस्ट मिल सकती है, डायरेक्टर की पोस्ट मिल सकती है, उसमें नंबर थोड़े कम है तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस की पोस्ट मिल सकती है। ये डिसाइड हो जाएगा कि किस आपको कितने नंबर, कट ऑफ सबका अलग अलग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब आप कहोगे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर विभाग में आप देखोगे कई तरह की पोस्टें होती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए कॉमन एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट रखेगा, उसमें जिसके जैसे नंबर आएंगे उसके हिसाब से उसको पद क्या कर दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, मेरिट बनेगी और जिस विभाग में वैकेंसी होगी उस मेरिट के हिसाब से उसको क्या कर दिया जाएगा, पूर्ति की जाएगी। अब क्या होगा भाई, अभ्यर्थी क्या करेगा, जब फॉर्म भरेगा तो अपने ऑप्शंस को क्या करेगा, चूज कर लेगा। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसमें पहली बात तो ये कि इसमें जो चयनित होने वाले व्यक्ति होंगे उसको हर श्रेणी में वरीयता मिलेगी। पहला भाग तो ये हो गया, आपके फॉर्म भरने की बचत हुई, बार बार भर्ती परीक्षाएं नहीं होगी। जब बार बार भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी तो जो हमारे पेपरों की गति है, भर्ती की स्पीड है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। अभी क्या है, आयोग उलझा हुआ है, हर महीने कैलेंडर में उसके पास लगातार पेपर पे पेपर, बैक टू बैक पेपर, फिर बैक टू बैक इंटरव्यूज, बैक टू बैक कॉपियां चेक, ये सब चीजें उसके साथ हो रही हैं। लोड वर्कलोड एक्स्ट्रा हो रहा है, 5-5 10-10 वैकेंसियों के लिए भी उसको वही फजीहत करनी पड़ रही, सारी प्रोसेस उसकी वैसी होती है। यहाँ से उसके पास क्या होगा, उसका जो एक तो वर्किंग इफिशियंसी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और छात्रों में भी क्या होगा, एक अच्छी बात ये होगी कि उसको मालूम होगा कि मेरा ये पेपर इस समय है, मैं दूंगा, तो मैं इनमें से मेरे नंबर अच्छे आएंगे तो मैं ये जगह क्या कर सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ। टीएसबी को भी यही फायदा हो जाएगा कि भाई जैसे अभी क्या है कि हमारा ये मानना है कि जैसे उसने एमपीएसआई का और बाकी के कांस्टेबल का, अभी आबकारी का भी पेपर ले रहा है, ठीक है, कांस्टेबल के भी पेपर उसको लेने हैं, अन्य परिवहन अब कांस्टेबल के भी पेपर अभी आने वाले हैं। तो अब ये देखो, वो 3 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। पुलिस विभाग की एक ये करने जा रहा है, एक आबकारी विभाग के लिए करेगा, एक परिवहन विभाग के लिए करेगा। तो उसकी प्रोसेस तो जीरो से लेके पूरी 3 बार हुई, फॉर्म भी उसके 3 बार आप भरोगे। भाई जो एमपी पुलिस का बच्चा है वो भी उसमें फॉर्म भरेगा, फिर जाएगा आबकारी वाला का भी फॉर्म भरेगा, फिर अभी परिवहन की आएगी तो परिवहन की भी भरेगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म वो भर रहा है। लेकिन इसी को यदि कॉमन एग्जाम ले लिया जाए पुलिस विभाग का, तो क्या फायदा होगा कि भाई उनने डिसाइड कर दिया कि आप चॉइस फिलिंग कर लो कि आपको क्या है, उसके हिसाब से हम आपको अलॉटमेंट करेंगे, तो एक ही पेपर हो जाएगा। ऐसे ही शिक्षक वर्ग में, तो इस प्रकार से क्या है, व्यापम में भी ये चल रहा है कि जो अभी तक व्यापम लगातार पेपर ले रहा था उसको भी क्या होगा, उसके ऊपर कभी वर्कलोड क्या होगा, घटेगा। तो लगभग 6 वर्गों में इसको ये लोग बांटेंगे। अब इस पे क्या हो रहा है, विभागों से बात चल रही है कि आप हमको
वर्गवार यानी आपका जो विभाग है, आपके जो भर्तियां डायरेक्ट भर्ती की जाती हैं, किस श्रेणी के पद हैं, नेचर किसका सेम है, सिलेबस किसका हम सेम रखते हैं या हम उसको भर सकते हैं, आप हमको क्रम डिसाइड करके दो किस प्रकार से वर्गों की उनकी भर्ती की जानी है। तो विभाग सभी देंगे, सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक होगी और इसको क्या किया जाएगा बना, फिर मेरिट के हिसाब से जब नियुक्ति दी जाएगी, उसका फायदा ये होना कि जब आपकी नियुक्ति मेरिट के हिसाब से होगी तो किसी भी प्रकार की आगे चल के समस्या नहीं होनी है, ठीक है। और कैलेंडर यदि जारी हो जाएगा तो हर छात्र को ये पता रहेगा कि भाई कैलेंडर हमारा अगले साल का जारी हो गया, तो अब उसमें भी ये होगा कि अच्छी बात ये है कि इंटरव्यू अब बार बार आयोग इंटरव्यूज बुला रहा है, हमने बताया ना, एक ही विभाग के 5 एग्जाम हो रहे हैं तो लगातार उसको क्या करना पड़ रहा है, 3 गुना इंटरव्यूज के लिए बुलाना पड़ रहा है, तो 5 बार इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़ रहे हैं। अब वो एक बार इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, नंबर के हिसाब से सीधे अलॉटमेंट कर दिया, आपको भी मालूम हो गया हमारा पेपर कब है, तो कैलेंडर प्लस आपका दोनों लोगों का क्या होगा, वर्कलोड कम होगा। अभी जो है इसकी जानकारी किसने दी है भाई, जो अपर मुख्य सचिव है संजय दुबे, उन्होंने बोला है कि भाई ये नियम हम बनाने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे तो लगभग देखिए, अब कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक बात और ध्यान से समझना चाहिए हमें कि जैसे स्टूडेंट्स क्या किए कि एमपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती हुई, ठीक, उसमें सेलेक्ट हो गए, पता चला आबकारी की भर्ती आई, उसमें भी बैठे, वो उसमें भी सेलेक्ट हो गए। उन्होंने पहले क्या किया, कांस्टेबल की भर्ती में पदों को होल्ड करके रखा था, अब उन्होंने क्या किया, धीरे से जा करके कांस्टेबल में गए, उसमें बैठे, उसमें भी सेलेक्ट हो गए, एक पद वहां जाकर के तुरंत चेंज कर दिया, मालूम पड़ा नहीं यार अब परिवहन वाली भी आ रही, परिवहन वाली ज्यादा अच्छी नौकरी होती है, धीरे से क्या किया, परिवहन का भी फॉर्म भरा, परिवहन वाले में भी सेलेक्ट हो गया। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक साल में 2 जगह पोस्ट होल्ड करी, 2 छात्रों का नुकसान किया। अब वो वेटिंग प्रोसेस, आप कहोगे कि सर वेटिंग भी होती है, ठीक है वेटिंग होती है, लेकिन कई बार वेटिंग की एक सीमा निर्धारित होती है कि हम इतने समय तक ही वेटिंग देखेंगे, एग्जाम लेट हुए उसने नुकसान किया कि नहीं किया। लेकिन यदि यही भर्ती तीनों एक ही जगह है, एक ही बार में हो, तो उसमें क्या होगा, आपने सेलेक्ट तो कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन चेंज करने का घट गया, तो स्टूडेंट्स नंबर, आप स्टूडेंट ज्यादा सेलेक्ट होंगे, बात को समझ रहे हैं। एक पेपर में बैठोगे आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, कम है। अभी यूपीएससी में भी यदि आईएएस का अलग पेपर हो, आईपीएस का अलग हो, आईएफएस का अलग हो, आईआरएस का अलग हो, सबके अलग अलग पेपर हो, तो आप देखो ना वही छात्र हर जगह बैठेगा तो 5 पोस्टें होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, वेटिंग पीरियड से लेकर सारी चीजें बढ़ाएगा, तो 5 कम से कम 4 छात्रों का नुकसान करेगा सिलेक्शन में, और सरकार का अलग नुकसान करेगा, वैकेंसी खाली चली जाएंगी। तो यहाँ पे एक ये सबसे बड़ा जो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, स्टूडेंट्स के लिए 3 फायदे सबसे बड़े हैं। पहला, आपका फॉर्म भरने का जो पैसा बार बार लगता है वो घटेगा, वो भी हम साइड करते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि जो रिक्रूटमेंट की स्पीड है वो बढ़ेगी, कैलेंडर आपको मालूम होगा, डिसाइड होगा, प्लस इन सबसे ऊपर जो मैं व्यक्तिगत तौर पे सबसे बड़ा फायदा मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि भाई अभी क्या होता है कि कई बार एक छात्र 3-3 4-4 जगहों पे सेम कैटेगरी वाली पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं और कई छात्रों का नुकसान कर जाते हैं, ठीक है, सेम कैडर की पोस्टें होती हैं लेकिन कई बार नुकसान करते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। यहाँ पे एक फायदा ये होगा कि उसके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा कि मैं कौन सी पहली वरीयता दे रहा हूँ, दूसरी वरीयता इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको। जब इंटरव्यू के बाद या सिलेक्शन प्रोसेस बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो एक बार अब वो बदलाव नहीं कर सकता, तो अन्य छात्रों को इसमें क्या होगा, मौका मिलेगा। तो हमारे यहाँ देखना, आप सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो इसमें एक ये फायदा होना है, ठीक है। और साथ ही साथ फर्जी अभ्यर्थी, अब सरकार क्या होगी, मॉनिटर बहुत ज्यादा कर लेगी, भाई नंबर ऑफ एग्जाम्स कम है तो उनके पास वर्कलोड कम है, तो स्वाभाविक रूप से वो क्या करेगी, मॉनिटर ज्यादा अच्छे, मॉनिटरिंग अच्छी होगी, ऐसा कहना है। पर मॉनिटरिंग का एक अलग इशू है ये, लेकिन हाँ, तो ये एक जानकारी थी जो हमें ऐसा लग रहा है आप लोगों को जाननी चाहिए। और ये बदलाव ऐसा नहीं कि अभी इसी साल से ये लोग कर देंगे, ये अगला कैलेंडर जो आपका आएगा 2026 का, उसमें से ये बदलाव किए जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एमपीएसआई की जो भर्ती आनी है, विशेष तौर से एमपीएसआई की भर्ती आनी है अगले साल, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एमपीपीएससी में बहुत सारे पद हैं जो अगले साल आने हैं, हायर एजुकेशन के अलावा अलग विभागों में भी बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं, तो उसमें आने हैं। और पुलिस विभाग की भर्तियां जो विशेष तौर से आनी, उनके लिए क्योंकि परिवहन विभाग में भी चल रहा है कि भर्तियां आएंगी, कांस्टेबल की भर्तियां भी आनी है, ठीक है।
आबकारी वाला चाहता कि लेट जुलाई में ही हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस और एमपीएसआई और बाकी की भर्तियां हैं उसका प्री कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें ये ऑप्शन में न दे दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है कि चल रहा है इनका कि जो आगे आने वाली भर्तियां इनको हम इसी में समेट दें, शिक्षक से लेके सभी भर्तियों को और एमपीपीएससी के। तो ये कैलेंडर अगले साल से आप लोगों के लागू हो जाएंगे, नियमों में बदलाव इसी साल करके बता दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर विभाग हो, आपका इंजीनियरिंग विभाग हो, एडमिनिस्ट्रेशन वाले विभाग हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स वगैरह के पद होते हैं, जैसे अभी आईटीआई डायरेक्टर का था, फिर आईटीआई प्रिंसिपल का था, ठीक है, तो उनके सभी के पद अगले साल जो आने सृजित होने हैं, तो उनमें ये नियम लागू होगा। तो ये एक सूचना थी, और इन्हीं सूचनाओं के साथ आपको यदि कोई इसमें और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, एग्जाम गुरुजी में आपको इसके इन्फॉर्मेशन बाकी की मिल जाएगी। तब तक के लिए एमपीएसआई का हम बहुत जल्द कुछ विशेष क्लासेस चालू करने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी क्लासेस चल ही रही, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।